अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम द टॉक शो और मैं हूं बतूल राजपूत। आज हम बात करेंगे कि इलेक्शन कमीशन के बाद बाज़ाब्ता तौर पे ये एक आइडिया ज़रूर दे दिया गया है कि इलेक्शन कब होंगे, लेकिन एग्जैक्टली कब होंगे ये अभी भी लोगों के जहनों में सवालात हैं। ऐसी सूरत हाल में पाकिस्तान की मईशत के हवाले से फ़ौज और हुकूमत और दीगर इदारे मिलकर जो काम कर रहे हैं उन पॉलिसीज़ को कंटिन्यूटी की पॉलिसी तो कहा जा रहा है, लेकिन क्या वो इस्तेहकाम लेके आ सकेंगी? मईशत में कुछ फिगर्स हैं जो आपके साथ शेयर करती हूँ। इस वक्त एशिया में पाकिस्तान में महंगाई सबसे ज़्यादा है। ग्रोथ रेट के लिहाज से पाकिस्तान 4th नंबर पे है। एक्सचेंज रेट एवरेज 3.7% है और ओवरऑल 30% पाकिस्तान का रुपया डी वैल्यू हुआ है। और रेमिटेंसेस भी 13% जो हमारे पाकिस्तानी भाई बाहर से पैसा भेजते हैं वो भी 13% कम हुआ है। इस वक्त जो सरकारी इदारे हैं वो 500 अरब का सालाना नुकसान कर रहे हैं और हुकूमत ने ये भी कहा है कि इसके हवाले से भी पॉलिसी बनाई जाएगी। आपने सोशल मीडिया पे देखा होगा और कुछ वेबसाइट्स पे भी ये खबरें आ रही हैं कि क्या हुकूमत की तरफ से मौशी या माली इमरजेंसी का ऐलान किया गया, जिसकी क्लैरिटी आई है निगरान गवर्नमेंट की तरफ से कि ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन ये ज़रूर कहा जा रहा है कि आने वाले अरसे में एक माह में तकरीबन ऑयल सस्ता होगा। लेकिन किस तरह से होगा जब पाकिस्तान के हमसाया ममालिक ख़ासतौर पर टर्की में भी हम देख रहे हैं जहाँ पे शरह सूद चौथी बार बढ़ी है एक साल में। और ये इस वजह से है कि हालिया महीनों में अमेरिका और यूरोपीय यूनियन में भी महंगाई की रोकथाम के लिए मुसलसल इकदाम किए जा रहे हैं, जिसकी वजह से जो शरह सूद है इट इज़ वन ऑफ द फैक्टर्स। आज मेरे साथ प्रोग्राम में आबिद सुलैरी साहब मौजूद है, खाकान नजीब साहब मुझे ज्वाइन करेंगे। उनसे पूछेंगे कि जो इकदाम लिए जा रहे हैं वो कितने सॉलिड हैं, वो कितने रॉक सॉलिड हैं कि वो एक बुनियाद बनाते जा रहे हैं इलेक्शंस के बाद आने वाली हुकूमत के लिए। बहुत शुक्रिया आप दोनों का ज्वाइन करने के लिए। आबिद सुलैरी साहब, सर ये पहले जो मैंने फिगर्स बताएं इन पे कमेंट कीजिएगा। ये पाकिस्तान तो एशिया का टाइगर बनना चाह रहा था, लेकिन इसमें टाइगर वाले तो कोई इंडिकेटर्स नहीं जिसकी वजह से हम टाइगर कह सकें। बदकिस्मती से पाकिस्तान की मईशत जो है वो एक क्राइसिस का इस वक्त शिकार है। लेकिन उसमें खुशाइंद बात यह है कि हमने देखा कि बहुत सी चीज़ें जो कि बिल्कुल ऐसा लग रहा था जैसे काबू से बाहर होगी, थोड़े से एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स इस्तेमाल करने से उनमें बेहतरी आपको नज़र आई। जैसे कि डॉलर का रेट है, या जैसे एकदम से चीनी की कीमतें जो हैं जब उनको पर लग गया, या जो स्मगलिंग को रोकने की बात, बिजली चोरी की बात, तो ये इस बात की नुमाइंदगी करता है कि अगर कंसिस्टेंट फॉलो अप रखा जाए और ये इन मैयत के साथ साथ पॉलिसी रिफॉर्म जो है वो भी साथ में की जा रही हो, तो शायद हालात इसमें नहीं बिगड़े कि वो दुरुस्त ना हो सके। यकीनी तौर पे इन तमाम एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन लेने में जो डिले है उसका खमियाजा तो हम भुगत रहे हैं। जो मईशत को सियासत की नज़र चढ़ाया गया पिछले सालों में, उसका खमियाजा भी हम भुगत रहे हैं। कुछ गलत फैसले जो कि स्पेशली IPPs के हवाले से किए गए या जो नेगोशिएशन प्रॉपर नहीं हो सकी, उनके उसका खमियाजा भी भुगत रहे हैं। लेकिन ये थोड़ा सा इसमें रे ऑफ होप है कि चीज़ों को सुधारा जा सकता है अगर वाकई सिंसियरली उसको सुधारने की कोशिश की जा रही हो। ठीक है खाकान नजीब साहब, रिसेंटली डायरेक्टर वर्ल्ड बैंक ने ये कुछ कमेंट्स किए पाकिस्तान के बारे में कि पाकिस्तान में सालाना 7.2 ट्रिलियन की बजाय 14 से 15 ट्रिलियन रुपए की वसूली हो सकती है। टैक्सों की शरह में 3% इजाफे के लिए रियल स्टेट और एग्रीकल्चर पर टैक्स लगाएं और लॉन्ग टर्म वसूली के लिए GDP के 9.6% तक भी हो सकती है। तो ये सारे मशवरे हैं तो बड़े अच्छे, और ये हमें आते भी रहते हैं, लेकिन क्या इनमें से कुछ हद तक आप देख रहे हैं कि उन पर अमल दरामद हो रहा है? फॉर एग्जांपल ये एग्रीकल्चर और रियल स्टेट वाले, इन दोनों पॉइंट्स के ऊपर। बतूल साहब देखिए, ये तो अब बात तय है ना कि डोमेस्टिक रिसोर्स मोबिलाइजेशन एक अहम जुज है मालियाती खसारे को ख़त्म करने का। मालियाती खसारे को ख़त्म किए बगैर या कम किए बगैर जो इतने हाई लेवल पे चल रहा है, पाकिस्तान की जो सेक्टर भी डिफिकल्टी में रहता है, डेट भी बढ़ता है और लोगों पर बोझ भी बढ़ता है और एक टैक्स इनएफिशिएंसी आती है। पैदावारी सलाहियत को तकवीयत देने की बजाय आई थिंक मुश्किल में डालती है, मैन्युफैक्चरिंग को मुश्किल में डालती है, बिकॉज बोझ वहां पड़ता है। अब पाकिस्तान को जो करना है ऑन दी टैक्स साइड, ये तो हम सबको मालूम है। इस वक्त जो टैक्स लागू हैं बतूल साहिबा, एक रिसर्च स्टडी ये कहती है हम अगर उन्हीं को एनफोर्स करके कलेक्ट कर लें, अभी मैं रियल एस्टेट या एग्रीकल्चर इनकम टैक्स या जो हमारा प्रॉपर्टी का सेक्टर है या रिटेल, उस पर नहीं जा रहा, जो एनफोर्समेंट अगर की जाए
तो अप टू 50% गैप है, यानी कि हम 9,000 से एटलीस्ट 12,000 कलेक्ट करने जा सकते हैं। हम इस दफा 9,400 अरब कलेक्ट करने जा रहे हैं अगर एनफोर्समेंट और मॉनिटरिंग बेहतर हो। पर कुछ सेक्टर्स तो ऐसे हैं जो हमारे परव्यू में ही बहुत वीक हैं। रिटेल एंड होलसेल, एग्रीकल्चर, इनकम टैक्स, चाहे वो प्रोविंसेस का सब्जेक्ट है, वो कलेक्ट कर लें। और इमूवेबल प्रॉपर्टी, कैपिटल गेन्स ऑन प्रॉपर्टी, और बहुत से ऐसी चीजें हैं जो कि हमने ऐसी मराद दी हुई हैं जिनको हम कहते हैं टैक्स एक्सपेंडिचर, जिसको टैक्स कंसेशंस कहते हैं, वो 2200 अरब रुपए के करीब हैं, हमारे इकोनॉमिक सर्वे में लिखी हुई हैं। मैं नहीं कहता कि वो सब निकाली जा सकती हैं, पर उसमें भी कुछ ऐसी चीजें हैं जो की जा सकती हैं। ये बात बिल्कुल दुरुस्त है वर्ल्ड बैंक की, पर ये आधी स्टोरी है बतूल साहिबा। एक स्टोरी का दूसरा जुज ये है कि हमें इसके साथ साथ अगर इसको तकवीयत देनी है ना, कि आप लोगों से कहें कि भाई आपका टैक्स ज्यादा बनता है, इनहेरिटेंस टैक्स लगाइए, अमीरों पे लगाइए, क्योंकि अमीर ही इनहेरिट करते हैं प्रॉपर्टी। एक दूसरा जुज बहुत इंपॉर्टेंट और हमेशा बात करनी चाहिए कि पाकिस्तान इज ऑल्सो राइट फॉर एक्सपेंडिचर रिफॉर्म, कि जो हम खर्च करते हैं उसकी क्वालिटी क्या है, उसका बेनिफिट क्या है। पीएसडीपी से शुरू कीजिए, क्या हमारा पीएसडीपी का पैसा उस तरह खर्च हो रहा है कि हम क्वालिटी ले रहे हैं? हम क्या 1200 प्रोजेक्ट्स चला रहे हैं, 1600 साल बाद खत्म होने हैं? क्या इनको सोचने की जरूरत है? क्या डायरेक्ट सब्सिडी पे जाने की जरूरत है? क्या टैरिफ का रिफॉर्म करने की जरूरत है? क्या वो चीजें जो हमारा फेडरल गवर्नमेंट नहीं चलाना चाहिए उसको, क्योंकि 18वीं तरमीम के बाद 17 सब्जेक्ट्स हैं जो डिवॉल्व हो गए हैं, क्या उनकी रकूम बचाने की जरूरत है? अब जब मैं ये खाका आपके सामने रखूंगा तो आपको तो बड़ा पुरुमीद होना चाहिए। मैं हमेशा कहता हूं कि आई एम वेरी बुलिश ऑन द पाकिस्तान इकोनॉमी, बिकॉज ये जब सब काम हम करना शुरू करेंगे और मैं उसके बाद भी कहूँ कि यार अब भी फिस्कल का खसारा जो है वो 8% है। बतूल साहिबा, पिछले 5 साल में आपके मुल्क ने जो मालियाती खसारा, फिस्कल डेफिसिट 8% ऑफ जीडीपी किया। अब आप कहेंगे समझाइए तो कि इससे क्या मतलब है? इससे मतलब यह है कि आपने अपने डेट लॉ में लिखा कि हम 3.5% का खसारा करेंगे ताकि हमारे डेट के बढ़ने की शरह जो है वो उस तरह से ना हो कि वो अनकंफर्टेबल हो। आपने उससे दुगने से ज्यादा खसारा किया। जहां आप खसारा करते हैं आपका डेट अनटेनेबल होता है। दिस इज पाकिस्तान स्टोरी, एंड दिस इज अ स्टोरी जो हमें अब अगले 5 साल में आज से शुरू करें। जो इकदामात ले रहे हैं फॉर्मलाइज करने की इकोनॉमी को, जो इकदामात इन्वेस्टमेंट के ले रहे हैं, एफबीआर के लिए ले रहे हैं, लीजिए। आने वाली हुकूमत के पास अब मेरे ख्याल में कोई और रूट रह नहीं गया कि वो फॉलो थ्रू करे इन चीज़ों पे जिसका हम जिक्र कर रहे हैं। ठीक है आबिद सुलेरी साहब, बार बार ये कहा जाता है, ये वर्ल्ड बैंक की तरफ से भी कहा, आईएमएफ ने भी, एशियन डेवलपमेंट बैंक ने भी कहा, आप अपने अमीर पे टैक्स नहीं लगाएं, अपना सेल्स टैक्स पे अपना इन्हिसार कम करें। क्या ये हो रहा है आजकल? क्या ये आने वाले वक्त में होगा? देखिए, ये एक सिस्टमेटिक एग्जम्पशन जो है वो और कंसेशनरी ट्रीटमेंट, ये चंद मखसूस सेक्टर्स को बार बार दी जाती हैं। और आपने अभी ताज़ा तरीन देखा होगा कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स की तरफ से दोबारा से SIFC को कहा गया है कि जी एक्सपोर्ट्स बढ़ाने के लिए इस तरह की जो कुछ एग्जम्पशन है वो दी जाए। तो ये एग्जम्पशन मिलती किसको है? आपके जो टोटल 3-4 सेक्टर है यहाँ से एक्सपोर्ट होती है। आपका टेक्सटाइल सेक्टर है जिसको सबसे ज़्यादा जो एक्सपोर्ट में कंट्रीब्यूट कर रहा है। उसके बाद आपका राइस थोड़ा सा एक्सपोर्ट हो जाता है, या आपके ऑरेंजेस एक्सपोर्ट होते हैं, मैंगो एक्सपोर्ट होता है। अब ये ऑरेंजेस मैंगोज वालों को कोई कंसेशन नहीं मिलती। कंसेशन तो आपको मिल रही है, बड़ा जो है वो इसको टेक्सटाइल सेक्टर को मिल रही है, आपके जो स्पोर्ट्स है उसको मिल रही थी। तो ये सिस्टमेटिक अगर आप कंसेशन देंगे, या अगर आप जोन ऐसे बनाते हैं जैसे कि इकोनॉमिक जोन, और फिर वहाँ पे हम कुछ आर्बिट्री किस्म की कंसेशन जो है वो इंट्रोड्यूस करवाते हैं, तो शायद उस वक्त तो वक्ती तौर पर तो वो कुछ आपके पास इन्वेस्टमेंट आ जाए, लेकिन वो इन द लॉन्ग रन वो आपकी इकोनॉमी में डिस्टॉर्शन जो है उससे क्रिएट हो रही होती हैं। और ये चीज़ जो है आपके इस वक्त स्टील मैन्युफैक्चरर आपको बता रहे हैं कि जी किस तरीके से ये एनॉमलीज क्रिएट की गई फार्मर फाटा में और बाकी जगहों पे जो स्टील की इस वक्त फैक्ट्रियाँ कायम हैं, कैसे उनका टैक्स रेट जो है वो मुख्तलिफ हो जाता है। तो हमें देखना होगा कि ये जो हम मुराद देते हैं एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए, उसका अल्टरनेटिव क्या हो सकता है। क्या अगर वही चीज़ आप रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे इन्वेस्ट कर रहे हो तो वो हमारी इंडस्ट्री को
हेल्प करेगा। अगर हम अपनी इंडस्ट्री को इस काबिल बनाते हैं कि उसके लिंकेजेस हम वैल्यू चेन सप्लाई चेन में डेवलप करना शुरू करवा दें, तो क्या वो उनको हेल्प करेगा? क्या उनको कॉपीराइट प्रोटेक्शन दी जाए तो वो उनको हेल्प करेगा? तो मैं ये नहीं कहता कि हुकूमत जो है वो एक्सपोर्ट सेक्टर को सपोर्ट ना करे, लेकिन ये देखना है कि क्या वाकई वो जो उसको सपोर्ट करना है वो सिर्फ टैक्स एग्जम्पशन ही से मुमकिन है, या वो सिर्फ आपको टैरिफ्स में रिडक्शन से ही मुमकिन है, जीएसटी से एग्जम्पशन में ही मुमकिन है। तो वो वाला जो था आपका डिस्क्रिशनरी पॉलिसी वाला दौर वो अब लग चुका। जाहिर है कि जिस तरह के नंबर्स आपको खाकान ने बताए कि अगर आपको अपने फिस्कल डेफिसिट पर काबू पाना है, अगर आपको अपने अखराजात और अपनी आमदनी के अदम तवाज़ुन को काबू में करना है, तो फिर आपके पास अब बमिस्कल जो चॉइसेस थी कि किस सेक्टर को भले वो कितना भी आपके लिए बड़ा जरूरी था। ठीक है, यहाँ पे एक ब्रेक लेते हैं, एक ब्रेक लेंगे फिर वापस आते हैं। में खुशामदीद। खाकान नजीब साहब, सरकारी इदारों के 500 अरब के नुकसानात हैं, रिपोर्ट हुए हैं और हुकूमत इसके हवाले से पॉलिसी बना रही है और नज़रसानी का फैसला किया गया है। सिर्फ पीआईए के कुछ फैक्ट्स मैं आपके साथ शेयर करती हूँ कि पीआईए ने 9 कमर्शियल बैंक्स के 260 बिलियन वापस करने हैं, 370 मिलियन डॉलर 2 कंसोर्शियम्स के वापस करने हैं, और बल्कि पीआईए ने ये भी मुतालबा किया है कि आप हमारे ये 260 बिलियन तो किसी तरह रिस्ट्रक्चरिंग में एडजस्ट कर दें, और ये तो हमारे लिए मुमकिन ही है वापस करना। तो एक तो इतना खसारा भी, इतना रीपेमेंट्स भी कर रही हैं, ऊपर से इतना बड़ा मुतालबा भी कर रहे हैं। तो ये तो सिर्फ एक मिसाल है। इसके अलावा जो इदारे हैं, बड़े इदारे जो सरकारी इदारे खसारे में जा रहे हैं, उनके हवाले से ये लोग एक तो प्राइवेटाइजेशन की बात कर रहे हैं, लेकिन ये काम किस हद तक अब तक कर पाए हैं, इस हवाले से क्या डेवलपमेंट है आपकी, क्या ऑब्जर्वेशन अब तक क्या हो पाया? बतूल साहब, आपने जो चीज़ सामने रखी है, दिस इज़ वेरी क्लोज टू माय हार्ट। जिस रिपोर्ट का आप जिक्र कर रही हैं, आई थिंक इट्स अ डेटेड रिपोर्ट, क्योंकि 2020 की रिपोर्ट के नंबर हैं जो आपने अभी जिक्र किया। उसमें जो टॉप 10 हमारी कंपनीज हैं उनके लॉस का आपने सामने रखा। बतूल साहब, 2010 का जिक्र करता हूं तो मैं बैठा हुआ था अपने दफ्तर में मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के 6ठे फ्लोर पर। तो मैंने बहुत से नंबर को अपनी टीम को कहा कि मुझे दीजिए कि पीआईए में क्या हो रहा है, रेलवे में क्या हो रहा है। अब मुझे नंबर मिलना मुश्किल हो रहे थे, तो मैंने ये अहद किया उस वक्त कि मैं ये रिपोर्ट लिखा करूंगा। मैंने पहली रिपोर्ट 2013 में लिखी, और ये तब से हमने सारा जो डेटा है इसको कंसोलिडेट करने की कोशिश की। ये एक रिफॉर्म मैंने इसलिए किया क्योंकि मैं बिलीव करता था कि पाकिस्तान को ट्रांसपेरेंसी भी लानी है और बहुत ही आसान तरीके से लोगों को ये बताना है कि हम खड़े हुए कहाँ पे। 13-14 में 177 अरब टॉप 10 के लॉसेस थे, 211 अरब हुए 15 में, 16 में 376, 17 में 370, 18 में 505, 19 में 428, और जिसका अभी आपने जिक्र किया 419। ये टॉप 10 लॉस मेकिंग एसओईज हैं पाकिस्तान, जिसका मैं आपको जिक्र कर रहा हूँ। ये एक अनटेनेबल पोजीशन है। The reason I started writing this report is कि आप आकर मीडिया पे ये गुफ्तगू कर सकें, और मुझे बहुत खुशी है। आई एम रियली होपिंग कि 21-22 के नंबर्स जो हैं वो बड़ी जल्दी से जो फाइनेंस मिनिस्ट्री है वो अपडेट करेगी। ये इतना मुश्किल नहीं है। अब आप आगे आइए, अब आप ये देखिए 18 अभी भी फाइनेंशियल सेक्टर की कंपनीज हैं। इस वक्त बहुत बड़ा फुटप्रिंट पावर में है, 20 कंपनीज हैं हमारे पास, मैन्युफैक्चरिंग में 14 कंपनीज हैं। ओवरऑल 85 कमर्शियल कंपनीज हैं जो इस वक्त चल रही हैं सरकार के पास। उनकी हालत हमने नंबर्स में पहले डिफाइन कर दी है। इनका कोई, आप अगर जाकर किसी कंपनी से पूछें तो इनका जो मेजर ऑफ सक्सेस है ना बतूल साहिबा, वो एक सादा कुछ लफ्जों में, 5 लफ्जों में ये होना चाहिए: शेयर होल्डर वैल्यू को मैक्सिमाइज करना। ये कोई भी आपको नहीं कहेगा। यू एंड आई एज द सिटीजन्स एंड डॉक्टर आबिद एज द सिटीजन आर द ओनर ऑफ दिस कंपनी। और दूसरा, कस्टमर सेटिस्फैक्शन। अगर आपको इन दोनों में से कोई चीज मिल रही हो तो इनको रखिए, वरना तय कीजिए। ये बोर्ड बनाना, मैं इस फैलेसी में बहुत दफा पाकिस्तान के कई बोर्ड्स बना चुका हूं। आई एम श्योर कि सुलेरी साहब को भी इनवाइट करता हूंगा कि ईएसी के मेंबर बने, बोर्ड्स पे आए, क्योंकि ये काम शुरू मतलब मैं बहुत फोर्सफुली किया करता था। पर किसी का अगर स्टेक नहीं होता, मैं उस कंपनी के स्टेक में नहीं हूं, मैं ओनरशिप में नहीं हूं, नुकसान या मुनाफे का जिम्मेदार नहीं हूं, तो हमने ये देखा है कि ऐसा नहीं होता। अब इसका मॉडल क्लियर है और मॉडल एक ही है। पीआईए
इतना बड़ा नुकसान कर रही है, आपको हर सूरत में उससे जान छुड़ानी पड़ेगी। स्टील मिल बंद पड़ी है, अभी भी लोगों को 10 अरब इस साल देंगे, अनटेनेबल। रेलवे को इस साल 88 बिलियन रुपीस जाएंगे, 55 अरब उनकी सैलरीज के और 33 अरब डेवलपमेंट के, अनटेनेबल। एनएचए का भी यही हाल है। सबसे बड़ा जो फ्रूट लो हैंगिंग है वो ये है कि जिस तरह डिस्कोस को निकालेंगे अपने पास से, डिस्कोस आर नॉट इवन ऑन द वेरी एक्टिव लिस्ट ऑफ प्राइवेटाइजेशन। सो असल काम प्राइवेटाइजेशन को आज ये करना है, गेट द डिस्कोस ऑन बोर्ड। उनको क्लीन अप करने में ही बड़ा टाइम लगेगा। आप कहेंगे इससे क्या मतलब है? डिस्को अगर फेस्को फैसलाबाद में है ना, तो उसके नाम वो जमीन ही नहीं होगी, यानी कि फेस्को के नाम, क्योंकि वो जमीन तो पंजाब गवर्नमेंट के पास है। ये है असल मसाइल। सो गो एंड क्लीन देम, ताकि इनकी प्राइवेटाइजेशन की तैयारी शुरू हो सके। ठीक है, पाकिस्तान ठीक। का आबिद सुलैही साहब वो कहते हैं कि कि हम तैयारी तो कर चुके हैं, हमने मसवदा भी बना दिया है, तमाम शराकतदारों से मशवरा भी कर लिया है। नए कानून के तहत बोर्ड्स को आज़ाद और ख़ुद मुख्तार बनाया जाएगा, मेरिट पर चेयरमैन लगाए जाएँ, और जबकि इन कंपनीज़ को पेपरा कवानीन से भी इस्तिस्ना दिया जाए। और जो खाकान नजीब साहब कह रहे हैं कि जो स्टेप्स लिए गए हैं वो स्टेप्स अच्छे हैं, लेकिन आप बताएं कि ये एक निगरान गवर्नमेंट के होते हुए ही होना था, ये इससे पहले क्यों नहीं हुआ? और इज़ दिस द राइट टाइम, ये जल्दी में हो रहा है और बाकायदा होमवर्क के साथ हो रहा है? देखिए, मेरा भी ख्याल कि निगरान हुकूमत अगर ये फरवरी मार्च में भी इलेक्शन करवाना चाहे तो मार्च तक कोई प्राइवेटाइजेशन डील जो है वो फाइनल हो पाएगी। लेकिन इस पर काम जो है एटलीस्ट वो स्टार्ट किया जा सकता है। जो फाइनेंशियल एडवाइजर है वो अपॉइंट हो सकते हैं, और जाहिर है कि इसमें गवर्नेंस को बेहतर बनाने के लिए, यानी बोर्ड्स तो ओवरनाइट बन जाते हैं, लेकिन उसके बाद उस पर्टिकुलर एंटरप्राइज का कल्चर चेंज करना, वहाँ पे जो एक स्टेटस को फोर्सेस होती हैं उनको झंझोड़ना, जो स्टेट ऑफ इनर्शिया वहाँ पे खत्म करना, ये वो चीज़ें जो कि टाइम लेती हैं। लेकिन बहरहाल दिस इज अ स्टेप इन द राइट डायरेक्शन कि ये पहले भी कोशिश की जाती थी बोर्ड्स जो हैं उनको उसमें इम्प्रूवमेंट लाने की। अब इसमें मजीद थोड़ी सी इस्लाह लाने की कोशिश की गई है, और अब कुछ मिनिस्ट्रीज हैं जिनको मिनिस्टर जिनके ज़िम्मे लगा दिया गया है कि वो नॉमिनेशन कमेटी बने और बोर्ड जो हैं उनको फाइनल करें। जो पिछला पीडीएम दौर था उसमें नवीस कमर साहब थे, ख्वाजा आसिफ साहब थे, और एक दो और मौजूद मिनिस्टर्स इसमें शामिल थे। उन्होंने कुछ कोशिश भी की बोर्ड्स को रिवैम्प करने की, लेकिन अगेन अकेला बोर्ड जो है वो शायद इसमें कुछ नहीं कर पाता जब तक कि आप उसकी मैनेजमेंट जो है उसमें इस्लाह लाने की कोशिश ना करें, और जब तक उसकी बैलेंस शीट जो है वो इस काबिल ना हो कि, यानी अगर एक चीज़ जो है वो सरासर घाटे का सौदा है तो फिर मैं एज इन्वेस्टर उसमें आके क्यों इन्वेस्ट करूंगा। और ये क्वेश्चन है जिसकी तरफ खाकान अपने पिछले सेगमेंट पे आपके साथ बात कर रहे थे कि बैलेंस शीट क्लीन करना। तो वो जो बैलेंस शीट क्लीन करना, फिस्कल एडवाइजर रखना, प्रोसेस को स्टार्ट करना, ये थोड़ा सा इसमें टाइम लगेगा, लेकिन बहरहाल ये एक अच्छी इब्तदा है, और हमें देखना चाहिए कि आगे चल के ये कैसे अनफोल्ड होती है। जी आबिद सुलैही साहब, इस पर भी बात करते हैं कि वज़ीर इत्तलात ने मुल्क में माली इमरजेंसी की खबरों को मुस्तरद किया। ये खबरें क्यों हैं? रूमर्स हैं ही क्यों? अब तो बड़े देखिए, रूमर तो जाहिर है कि इस वक्त पाकिस्तान जो है जिस एबिस से बाहर निकला, ऑलमोस्ट वी वर ऑन द वर्ज ऑफ डिफॉल्ट, और उस वक्त सबको ये बताया जा रहा था कि डिफॉल्ट का कोई खतरा नहीं। और फिर जब IMF की स्टैंड बाई एग्रीमेंट मिला तो खुद वजीर आजम और वजीर खजाना और बाकी सब लोगों ने कहा कि जी मुबारक हो, डिफॉल्ट का खतरा टल गया। तो जब इस तरह की कम्युनिकेशन हो रही है तो जाहिर है कोई भी रूमर जो है वो फैल सकती है। इस वक्त जरूरत इस अमर की है कि बहुत ट्रांसपेरेंटली कौम को एतमाद में लिया जाए। जैसा कि मैंने आपके पहले सेगमेंट में कहा था कि कुछ चीज़ें जो है वो बेहतरी की तरफ गामजन है, बशर्ते कि उनको कंसिस्टेंटली परसू किया जाए, जैसे क्रैकडाउन वगैरह, और उसके साथ पॉलिसी रिफॉर्म्स और इंस्टीट्यूशन रिफॉर्म जो है वो साथ साथ उसमें जारी रखा जाए। तो यकीनन कुछ चीज़ों में बेहतरी आ सकती है, लेकिन मेयर फैक्ट कि हम IMF प्रोग्राम में है, ये हमेशा आपको याद दिलाता है कि पाकिस्तान में बैलेंस ऑफ पेमेंट का क्राइसिस है, पाकिस्तान में डॉलर्स का क्राइसिस है, तो तभी को मुल्क जो है वो IMF के पास जाता है। और ये भी हमें मालूम है कि ये आखिरी प्रोग्राम नहीं है, मार्च में हमें दोबारा से एक प्रोग्राम में जाना है जब ये वाला प्रोग्राम खत्म होगा।
तो उसकी वजह से रूमर तो फैल सकती हैं, लेकिन खुदा न खास्ता मेरा नहीं ख्याल कि जब तक आप IMF प्रोग्राम में है तब तक कोई फाइनेंशियल इमरजेंसी की सिचुएशन जो है वो पाकिस्तान में ठीक है, आएगी। यहाँ पे एक ब्रेक लेंगे फिर वापस आते हैं। प्रोग्राम में खुश आमदीद। खाका नजीब साहब, क्या अक्टूबर में पेट्रोल सस्ता हो जाएगा? देखिए, एक तो ये है कि पाकिस्तान का जो रुपया है उसकी कदर में 4% की बेहतरी आई है, क्योंकि आपको तो इंटर बैंक से ख़रीदना है इस वक्त जो भी आप एनर्जी की रिक्वायरमेंट इंटरनेशनली ख़रीदते हैं। पर इसके साथ साथ ये भी याद रखिए कि जो ब्रेंट और अरब लाइट है उनकी कीमतों में भी 5 से 8-10 डॉलर का इजाफा पिछले 4 से 6 हफ्ते में भी हुआ है। सो लेट्स सी कि जब इन दोनों को आप बैलेंस आउट करेंगे तो ओगरा क्या कैलकुलेट करती है। बट लेट मी से कि बढ़ने की उम्मीद एटलीस्ट नहीं है। कितनी इसमें कटौती होती है वो डिपेंड करता है कि फाइनल नंबर किस रेट पे डॉलर पे वो खरीदा गया है, किस रेट पे वो प्राइसिंग हुई है। ये दोनों चीजें देख के इसका तयन होगा, बट लाइकली है कि मे बी अ डाउनसाइड रिविजन इज पॉसिबल, ऐसा हो सकता है। पर दूसरी चीज पे कमेंट इफ आई कुड क्विकली, जैसे इस वक्त डॉक्टर साहब ने फरमाया, देखिए IMF के प्रोग्राम में है वो फुली फाइनेंस्ड है। अगर फुली फाइनेंस्ड से मतलब यह है कि जो हमारी नीड है वो 23 अरब डॉलर की है इस वक्त, उसमें से बेशतर रकूम जो है वो विदाउट, अगर हम किसी वक्त डिटेल में भी बात कर लेंगे, पर वो अवेलेबल है। बाकी रकूम की शॉर्टफॉल जरूर हो सकती हैं, वो आती रहती हैं। कई ऐसे मौके आए जब हम बैठते थे तो लग रहा था कि ये 3 अरब डॉलर हमने रखे हुए हैं पर ये नहीं आ रहे, फिर हम दूसरे जराए से ले आते थे। जब तक फंड के प्रोग्राम में है और इंश्योर करें पैसे कहाँ से आने हैं। मैं मार्केट्स को एक दफा दोबारा बता दूं, 9-10 अरब डॉलर के प्लेजेस हैं, उसमें से कम पैसे आए हैं, प्रोजेक्ट्स बनने हैं, प्रोग्राम लोन्स पाइपलाइन में है, वर्ल्ड बैंक और ADB के उधर से पैसे आने हैं, कमर्शियल फाइनेंसिंग शायद ज्यादा रेट पे हो पर वहां से आएगी। पाकिस्तान को इसके साथ साथ बायलैटरल फंड्स के फ्लोज हैं और कुछ पैसे हमने रखे थे जिस पे मुझे एक उम्मीद कम है, 1.5 अरब डॉलर के करीब हमने रखा था कि हम बॉन्ड फ्लोट करेंगे। मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान एंड बीइंग इन द केयर टेकर सेटअप शायद बॉन्ड फ्लोट ना कर सके, वो रकूम को हमें जरूर कहीं और से मुतबादिल करनी पड़ेगी। अब पहली चीज ये है कि 30 सितंबर का IMF का रिव्यू कंप्लीट करें। आई एम बीइंग वेरी केयरफुल कि इसको बहुत मेहनत से कीजिए, कोई अहदाफ ऐसे ना हो, कोई डिलेज ना हो। ये सही सिग्नल होगा केयर टेकर्स के लिए। फाइनेंस टीम का सबसे बड़ा जो टेस्ट है वो 30 सितंबर के बाद शुरू होगा कि नवंबर में आए IMF की टीम इस रिव्यू को कंप्लीट करे, पाकिस्तान ऑन ट्रैक रहे, और फिर देखेंगे, क्योंकि आने वाला रिव्यू तो जैसे डॉक्टर साहब भी फरमा रहे थे कि शायद एक नई हुकूमत अगर तब तक आ गई हो तो वो लेके चले और फिर वो उन चीजों को देखें। अनटिल अनलेस वी स्टे विद दिस काइंड ऑफ थिंग, तो पाकिस्तान में ये जो फाइनेंशियल इमरजेंसी की बातें हैं ये हम लोग फैला तो सकते हैं, बट लेट्स होप कि जो फंड फ्लोज हैं इंटर बैंक में वो बढ़ाने की जरूरत है। जरूर पाकिस्तान के ज़रिए मुबादला के ज़खायर कम हुए हैं जब से फंड का प्रोग्राम हुआ है, उनको अब रिवर्स करने की जरूरत है उस सिचुएशन को। आई थिंक दैट इज वेयर वी लास्ट। आबिद सुलेही साहब, इस पे क्विकली कमेंट कीजिएगा, फिर एक और जाविये से आपसे बात करनी है। हुकूमत किन बुनियादों पे कह रही है कि अक्टूबर में पेट्रोल सस्ता हो जाएगा आवाम के लिए? देखिए, जो आज की मैं अगर खबरों को देखता हूँ, आज जो ओपेक बास्केट है मिडिल ईस्टर्न कंट्री की, उसका रेट जो फ्राइडे को जब क्लोज हुई मार्केट तो $95 पर बैरल था। ब्रेंट जो है वो तकरीबन $93 पर बैरल पे है। और JP मॉर्गन ने उनके एनर्जी एक्सपर्ट्स ने कहा है कि जल्द ये ट्रेंड जो है, अगर ये $100 पर बैरल होता है, चूंकि सऊदी अरब और रशिया ने अपनी एक तो प्रोडक्शन सप्लाईज कम की, फिर आपने देखा कि रशिया ने 4.5 वस्ती एशियाई रियासती ममालिक के बाकी तमाम ममालिक को डीजल और पेट्रोल की जो सप्लाई है वो भी बंद कर दी है। तो मुझे नहीं लगता कि अक्टूबर में हुकूमत जो है वो कोई खातर खा कमी या कोई कमी जो है वो ला सके। बेस्ट केस सिनेरियो में शायद ये तो हो सकता है कि कीमतें जो है वो इस 15वाड़े में ना बढ़ाई जाए, लेकिन कम होने की जो गुंजाइश है वो फिस्कल स्पेस और जो इंटरनेशनल मार्केट की जो इस वक्त मूवमेंट है वो थोड़ी सी मुझे मुश्किल लग रही है। ठीक है आबिद साहब, टर्की में भी महंगाई पे काबू पाने के लिए चौथी बार इजाफा किया गया शरह सूद में,
और रिसेंटली अमेरिका और यूरोपीय यूनियन में भी महंगाई को रोकने के लिए मुसलसल इजाफा हो रहा है। ये और पाकिस्तान में IMF के प्रोग्राम में जाने से पहले भी और बाद में भी हम पे प्रेशर भी था कि इसको बढ़ाएं, इंटरेस्ट रेट भी। तो हाँ, ये हम पे कैसे इन्फ्लुएंस कर सकता है? जो पिछली मॉनेटरी पॉलिसी मीटिंग है उसमें शरह सूद को बरकरार रखा गया, यानी उसमें कोई इजाफा या कमी नहीं की गई। और जो मैं समझता हूँ उसकी बुनियादी वजह वो ये थी कि एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स के जरिए डॉलर की कीमत को मैनेज कर लेना, जो पावर थेफ्ट है उस पर जो बड़ा स्ट्रॉन्ग एक्शन हुआ, चीनी की बढ़ती हुई कीमतों को रोक लेना और स्मगलिंग की निशानदेही करके स्मगलर्स पे जो काबू पाया जा रहा था, तो उस वजह से लग जा रहा था कि आने वाले जो अगले 2 महीने होंगे जिसमें ये मॉनेटरी पॉलिसी जो है ये इम्प्लीमेंट होनी है। महंगाई थोड़ी सी इसमें कुछ परसेंटेज पॉइंट की कमी जो है वो आएगी। अब जो बाकी पूरी दुनिया में शरह सूद बढ़ रही है, जाहिर है कि उस हिसाब से पाकिस्तानी मार्केट तो मुतासर होती है, लेकिन यहाँ में ये भी याद रखना है कि बाकी दुनिया में शरह सूद बढ़ाने से महंगाई में कमी आती है, क्योंकि वहाँ पे जो कंज्यूमर स्पेंडिंग का एक बड़ा बेस है वो क्रेडिट कार्ड्स है या बैंक लोन्स है, मॉर्गेजेस हैं, लीज की गाड़ियां हैं, हायर परचेज एग्रीमेंट है। पाकिस्तान में आपका ज्यादा जो कंजम्पशन है वो या तो कैश है या फिर जो कंज्यूमर है, यानी गाड़ी अगर वो खरीद रहे हैं तो वो अपफ्रंट पेमेंट करके गाड़ी ले रहे होते हैं या ऑन दे के गाड़ी ले रहे होते हैं, या आपके पास उस तरीके से हायर परचेज एग्रीमेंट पर डिपेंडेंट नहीं है हमारी इकोनॉमी। तो यहाँ पे शरह सूद बढ़ाने से डिमांड जो है वो तो कम नहीं होती, लेकिन उससे जो रुपए की कीमत है उसको इस्तेहकाम जरूर दिया जा सकता है, क्योंकि उसी हिसाब से फिर बैंक्स जो है वो अपने सेविंग अकाउंट्स पे प्रॉफिट ज़्यादा देते हैं और लोग जो है वो बजाय इसके कि रुपए निकाल के उसके डॉलर खरीदे या सोना खरीदे वो प्रॉफिट के चक्कर में उसको अकाउंट में रहने देते हैं। तो अब देखना ये होगा कि आने वाली जो मॉनेटरी पॉलिसी की मीटिंग होगी जो कि अब आपकी नवंबर में जाके आ रही होगी, उस वक्त तक ये वाले सारे जो फैक्टर्स हैं ये कैसे अनफोल्ड होते हैं, क्या ये एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स उस वक्त भी बरकरार रहेंगे, क्या डॉलर ठीक है, आप काइंडली प्लीज आई होल्ड यू है। खाकान नजीब साहब, इंटरनेशनली एक डेवलपमेंट है, आगे जाके कैसे अनफोल्ड होगी देखना पड़ेगा, लेकिन इजराइल और सऊदी अरब में मुआहदे होने जा रहे हैं और ये अभी ये चीज़ काफ़ी तेज़ी से डेवलप कर रही है। अगर ये होते हैं तो इस पे पाकिस्तान पे क्या असर पड़ेगा इन मुआहदों का? खाकान नजीब साहब। जी बतूल साहब, आपकी इजाजत से जो डॉक्टर साहब ने बड़े अच्छे फैक्टर्स रखे, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ने एक और फैक्टर भी देखा है एंड दैट्स अ स्लाइट पॉजिटिव फॉर पाकिस्तान। सो हम उसको भी मेंशन कर लें कि जो पाकिस्तान की सप्लाई साइड है, स्पेशली जैसे कॉटन की जो क्रॉप आ रही है वो अच्छी आ रही है। 12.5 मिलियन बेल्स की एक उम्मीद है, ये पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ा हदफ है। लास्ट ईयर हम 5 मिलियन पे फॉल कर गए थे, तो आई थिंक थोड़ी सी तकवीत उनको सप्लाई साइड की बेहतरी से भी मिली है, जिस वजह से उन्होंने मॉनेटरी पॉलिसी को सवाल पे मुझे बस वाइंड अप करना है, काइंडली जस्ट वेरी शॉर्ट कमेंट ऑन इजराइल सऊदी अरेबिया। The quick comment is कि हम भी इस वक्त KSA से, हम भी इस वक्त मिडल ईस्ट से बहुत इंगेज्ड हैं टू मूव ऑन इन्वेस्टमेंट इन पाकिस्तान। अगर वो किसी भी और मुल्क से इंक्लूडिंग इजराइल उनके आगे रवावत बढ़ रहे हैं तो पाकिस्तान भी उतना ही इक्वली इंगेज्ड है कि अपना ट्रेड कॉरिडोर, अपना इन्वेस्टमेंट कॉरिडोर जो है वो उनके साथ बनाए। तो अगर दे आर लुकिंग आउटवर्ड, पाकिस्तान शुड टेक अ चंक ऑफ दैट सॉवरन वेल्थ फंड जो कि वो दुनिया में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। बहुत शुक्रिया दोनों का प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज़।